हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ प्लानिंग। लास्ट सेशन में हमने इंडिकेटिव प्लानिंग की एंड आज हम इस सेशन में डेमोक्रेटिक, टोटलिटेरियन, रोलिंग एंड फिक्स्ड प्लानिंग करेंगे। तो जब हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग की बहुत सी टाइप हैं। तो उनमें से जैसी कंट्रीज होती हैं डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर कम्युनिस्ट कंट्री, उनके बेस के ऊपर भी हम प्लानिंग को डिवाइड करते हैं कि वो प्लानिंग डेमोक्रेटिक है या फिर टोटलिटेरियन और कम्युनिस्ट प्लानिंग है। तो पहले हम डेमोक्रेटिक प्लानिंग कहते हैं, डेमोक्रेसी जिसमें लोगों को राइट्स दिया जाता है कि वो अपने डिसीजन खुद ले। तो हर एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल एक्टिविटीज में जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। इसी तरह जब हम पूरी कंट्री के डेवलपमेंट की बात करें हैं तो लोगों को कंसल्ट किया जाता है। लोग कैसे अपनी कंसल्टेशन देते हैं, कैसे अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं, वो होता है लोगों के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव एमएलएस एंड एमपीस चुनते हैं, वो हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं। एंड इसके बिसाइड लोकल लेवल तक हम क्या करते हैं, जो प्लान है प्लान की फॉर्मुलेशन करते हैं। तो प्लानिंग सेंट्रल अथॉरिटी नहीं करती, बल्कि कौन करता है, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, प्रोविंसेस लेवल पर, लोकल लेवल तक प्लानिंग की जाती है। तो लोकल एरिया में भी प्लानिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो बताते हैं। वो प्लान डिस्ट्रिक्ट तक जाते हैं, फिर स्टेट तक जाते हैं, स्टेट से आगे सेंटर तक जाते हैं। तो हम डाउन टू अपवर्ड प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कहते हैं। तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में लोगों की पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाती है। तो डेमोक्रेटिक प्लानिंग इसमें कहते हैं पीपल आर एसोसिएटेड एट एवरी स्टेप इन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। जब हम प्लान को फॉर्मुलेट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो हर एक स्टेप पे कौन एसोसिएट होती हैं, लोग एसोसिएट होते हैं। क्योंकि हम प्लानिंग ओनली सेंट्रल लेवल की नहीं करें, हम स्टेट लेवल की, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आ जाती है और उसके डाउनवर्ड लोकल एरिया तक आ जाती है। तो इस तरह प्लानिंग की जाती है। तो इस तरह जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है अब तक जाती जाती हैं, डाउन टू अपवर्ड प्लानिंग बन जाती है। इसमें जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे कैन एक्सेप्ट, रिजेक्ट और मॉडिफाई द प्लान मेड बाय द प्लानिंग अथॉरिटी। अगर हमारी प्लानिंग कमीशन कोई प्लान बनाती है, उसके द्वारा बने हुए प्लान को हमारे एमपीस हैं, एमएलएस हैं, वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। क्योंकि हर एक रिप्रेजेंटेटिव को पता है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं हूं उनके लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो इस तरह प्लानिंग की जाती है। तो ये बहुत ही डेमोक्रेटिक प्लानिंग कहलाती है, जिसकी सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इंडिया में जो प्लानिंग की गई थी वो डेमोक्रेटिक ही प्लानिंग थी। हमारे पास प्लानिंग कमीशन तो है, प्लानिंग कमीशन था, वो क्या करता था, प्लान बनाता था। लेकिन उसके बाद जो स्टेट्स हैं इनको ये काम दिया गया था कि अपने अपने एरिया में प्लानिंग कर दीजिए। तो हमारी प्लानिंग डाउनवर्ड प्लानिंग कहलाती थी, जिसको हम डेमोक्रेटिक प्लानिंग कहते हैं। इसके बहुत से मेरिट्स हैं, इसके फीचर्स क्या हैं। पहले तो लोगों की कोऑपरेशन मिलती है। जब तक किसी प्लान के लिए लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे वो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। एंड नंबर 2, सोशल वेलफेयर है, वो प्रमोट होते हैं, क्योंकि लोगों के लिए लॉ बना रहे हैं, लोगों के लिए प्लान बन रहा है, लोगों की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इसको इंक्रीज करना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बन जाता है। जैसे इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी है, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, इसमें डेमोक्रेटिक प्लानिंग सबसे बेस्ट होती है। इसमें दोनों के फीचर्स या मेरिट्स है वो इंक्लूड हो जाते हैं। एंड पब्लिक सेक्टर है जो कंट्रोल किया जाता है, बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज हैं वो पब्लिक सेक्टर के अंडर आती हैं। तो उनको कंट्रोल कर इंटरेक्शन दी जा सकती है कि आपको कितनी प्रोडक्शन करनी है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी जो कंट्रोल होता है इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट कैसे, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी के थ्रू होता है, टैक्सेशन में चेंज कर, सब्सिडी में चेंज कर, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज कर, इस तरह हम चेंजेस कर प्राइवेट सेक्टर को डायरेक्ट करते हैं, वो इनडायरेक्शन होती है। तो इस तरह जो डेमोक्रेटिक प्लानिंग है बहुत ही सक्सेसफुली वर्क करती है। आज के टाइम में जितनी भी कंट्रीज प्लान कर रही हैं वो डेमोक्रेटिक प्लानिंग को ही प्रेफर करती हैं। एंड इसके ऑपोजिट आती है कम्युनिस्ट प्लानिंग, जिसको टोटलिटेरियन प्लानिंग कहते हैं, जिसको प्लानिंग बाय डायरेक्शन भी कहते हैं। तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं आर कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट।
तो गवर्नमेंट क्या होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव होती है। गवर्नमेंट ही प्लान फॉर्मुलेट करेगी, इंप्लीमेंट करेगी, इसमें किसी को कंसल्ट नहीं किया जाता, लोगों से ये भी नहीं पूछा जाता कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो सब कुछ गवर्नमेंट खुद ही डिसाइड करती है। तो ये प्लानिंग चाइना एंड क्यूबा में प्रिवेल करती है। तो ये क्या होती है, जैसे हमने किया था प्लानिंग बाय डायरेक्शन, उसी का ही एक रूप मानी जाती है। तो सभी के सभी डिसीजन कौन लेता है, हमारे देश की सरकार ही लेती है। तो इसमें प्रॉफिट मोटिव है एंड प्राइस मैकेनिज्म है, इसका भी बहुत कम इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि सरकार है प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करती, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। एंड डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस मैकेनिज्म सेट नहीं होता है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, गवर्नमेंट खुद डिटरमिन करती है कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइसेस कितनी होनी चाहिए, वो रैशनिंग भी कर सकती है। एंड इसमें जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं चाहे फिर हमारे कंज्यूमर हैं, उनको कोई भी फ्रीडम नहीं होती है। तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी कंट्री के लिए प्लानिंग की जा रही है। तो ये होगी कम्युनिस्ट प्लान, डेमोक्रेटिक के ऑपोजिट कम्युनिस्ट प्लान। एंड इसके बाद हमारी लास्ट टाइप आती है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लानिंग के ऑपोजिट आता है फिक्स्ड प्लान। तो रोलिंग प्लान, तो रोल, इसका मीनिंग क्या हो गया कि हम क्या रोल करते जा रहे हैं। इसको इंडिया में हमने एक्सेप्ट किया था, तो इंडिया में हमने इसको 2 इयर्स के लिए अडॉप्ट किया था। तो इंडिया में 78 से लेकर 1980 तक रोलिंग प्लान है, इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। तो रोलिंग प्लानिंग होती क्या है, तो इसको जो इकोनॉमिक्स है प्रोफेसर मिडल, उन्होंने एडवोकेट किया था। उन्होंने कहा कि हमको प्लानिंग करनी है, हम अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, हमारी कंट्री में बहुत सी प्रॉब्लम्स है, इसीलिए हम एक प्लान नहीं बनाते, हम एक से ज्यादा प्लान बनाते हैं। जैसे आप शॉर्ट टर्म में क्या करोगे, लॉन्ग टर्म में क्या करोगे, तो इस तरह हम अब प्लानिंग करते हैं। तो इसमें एक साल में ही 3 टाइप्स के प्लान बनाए जाते हैं, तो इसको हम रोलिंग प्लानिंग कहते हैं। वो 3 प्लान कैसे हैं आगे बताती हूँ। तो इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अप्रैल 1 1978 में, जब जनता पार्टी है इसकी सरकार बनती है। एंड जब उसके बाद दोबारा से इलेक्शन होती है तो इसमें कांग्रेस जीत जाती है, तो इंदिरा गांधी का रूल स्टार्ट होता है, तो वो इसको छोड़कर दोबारा से 5 ईयर प्लान है इस पर आ जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो प्लानिंग है क्या सक्सेस होगी, जैसे सक्सेसफुल नहीं रही 2 साल में कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है। तो ये प्लानिंग है, इस प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हर साल रिवीजन करते हैं, हमारे फिजिकल टारगेट्स क्या हैं, फाइनेंशियल टारगेट्स क्या है, हमने क्या अचीव करना है, हर साल रिवीजन करनी होती है। तो इस प्लानिंग के कुछ मेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स भी हैं। पहले देखते हैं ये प्लानिंग वर्क कैसे करती है। इसमें हम 3 न्यू प्लान्स हैं हर साल बनाते हैं। तो प्लान 1 वो किसके लिए होता है, फॉर द करंट ईयर, जो साल चल रहा है उस फाइनेंशियल ईयर के लिए। जैसे एनुअल बजट ले आए, फॉरेन एक्सचेंज बजट हो गया, या फिर हम अदर बजट के थ्रू हम क्या करते हैं, हमने क्या अपने टारगेट्स फिक्स करने हैं, हमारी कंट्री में फॉरेन रिजर्व कितनी होनी चाहिए, हम ये डिटर्मिन कर रहे हैं। तो जो एनुअल बजट है, एनुअल बजट के रूप में चलती है। तो प्लान 1 और प्लान 2 होता है फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, से 3, 4 और 5। मीनिंग हम ये कहते हैं हमने 5 साल में ये टारगेट अचीव करना है, तो 5 साल के लिए प्लान होगा। तो जैसे हमारा ईयर चल रहा है, सपोज कर लो आज के टाइम में प्लानिंग खत्म हो चुकी है, तो 24 है, तो 24-25 फाइनेंशियल ईयर हो गया। इस फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, इस फाइनेंशियल ईयर में क्या चलता है कि हम एक 24-25 का एनुअल बजट लेकर आएंगे और इसके आगे 5 साल तक और प्लानिंग करेंगे कि हमारी कंट्री 5 साल के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव है ये लेकर आ रही है। तो प्लान 2 नंबर ऑफ ईयर्स से 3, 4 और 5 चेंज एवरी ईयर विद द कंट्रीज रिक्वायरमेंट, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद सी प्लान आता है, प्लान 3, जिसको हम पर्सपेक्टिव प्लान कहते हैं, जिसको कहते हैं हमारी प्लानिंग क्या है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग 15-20 और इससे भी ज्यादा सालों की होती है। जैसे हम कहते हैं हम 2047 में एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे, तो आज से हम 25 साल आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये कौन सी प्लानिंग होगी, प्लान 3 हो गया, पर्सपेक्टिव प्लानिंग होगी। तो इसमें क्या किया जाता है, 3 तरह के प्लान आते हैं।
हमने 25 साल में क्या करना है, 20 साल में क्या करना है, 5 सालों में क्या करेंगे और इस साल क्या करेंगे। तो ये हो गए 3 प्लान। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, हम हर साल फिर दोबारा से रिवाइज करते हैं। तो मीनिंग आप रिवीजन करते जाते हो कि हमने ये अचीव नहीं किया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर कर लेंगे, ये अचीव नहीं किया, नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। इसके लिए बहुत सी प्रॉब्लम आती है, इसलिए इसको रोलिंग प्लानिंग कहते हैं। तो इसके बहुत से डीमेरिट्स भी हैं, जैसे रिप्रेजेंट नॉन कमिटमेंट एंड अपैथी। इसका मीनिंग क्या है, आप अपने टारगेट्स को लेकर कमिटेड नहीं हो। आपने सोचा आपने एक मंथ में क्या अचीव करना है, लेकिन आपको लगता है कल फिर चेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं है, फिर दोबारा से कोई नया ऑब्जेक्टिव ले आएंगे। तो इस तरह आपकी नॉन कमिटमेंट है, आपने जो टारगेट फिक्स किए थे वो टारगेट आप अचीव नहीं कर पा रहे, तो आप आने वाले टाइम पर पोस्टपोन कर रहे हो। तो बैलेंस डेवलपमेंट कैसे होगी, हम क्या कर रहे हैं, हम एक सेक्टर को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो अचीव नहीं होता उसको कहते हैं फिर नेक्स्ट ईयर अचीव कर लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट ईयर अचीव कर लेंगे, और अदर सेक्टर से उनको तो भी डेवलप करना है। एक सेक्टर की डेवलपमेंट अदर सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, हम ये क्यों बोल रहे हैं। एंड इससे अनसर्टेनिटीज क्रिएट होती हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्या पता कल क्या चेंज कर दो, अब प्लानिंग में चेंज हो गया तो हम इतने इन्वेस्ट करेंगे, इसका हमको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंड मैन पावर की ज़रूरत होती है, क्योंकि 3 प्लान बनाने हैं और अगले साल फिर रिवीजन करते हैं, तो हम तो हर साल सारा टाइम प्लानिंग में ही लगा देंगे। हम काम कब करेंगे अगर प्लानिंग में ही ये काम कर लेंगे। तो इस तरह की रोलिंग प्लानिंग है, इसके मेरिट्स भी हैं कि हम इसको दोबारा से हर साल रिवाइज करते हैं। फाइनेंशियल फिजिकल टारगेट्स है जो हमारी करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग चेंज भी ले आते हैं, लेकिन मेरिट से ज़्यादा डीमेरिट्स ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारी जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्री में जो पॉसिबल नहीं होता। जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें रोलिंग प्लानिंग है बहुत सक्सेसफुली वर्क करती है, क्योंकि वहाँ पर एडुकेट स्टैटिस्टिकल डाटा अवेलेबल होता है, अप टू डेटेड होती हैं, उसमें ये प्लान वर्क कर सकते हैं। लेकिन हमारी जैसी कंट्री में जिसमें आज भी नॉन मॉनेटरी सेक्टर प्रिवेल कर रहा है, वहाँ ये प्रिवेल नहीं कर सकती है। इसके ऑपोजिट फिक्स्ड प्लानिंग होगी, जो हमने 5 ईयर प्लान्स किए थे, हमारे 12 5 ईयर प्लान से 2017 तक, वो कौन थे, फिक्स्ड प्लानिंग के अंडर ही आते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट लिस्ट डाउन डेफिनेट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी अचीव्ड ड्यूरिंग प्लान पीरियड। हम अपने टारगेट फिक्स कर देते हैं कि हमने आने वाले 5 सालों में कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। फिक्स प्लानिंग 5 ईयर्स की हो सकती है, 6 की, 1-2 ईयर्स की भी हो सकती है। तो इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, हमने फिक्स कर दिया, हमने ये टारगेट्स को अचीव करना है। तो जो टारगेट्स होते हैं बहुत बोल्ड होते हैं एंड कंट्री के हर एक एस्पेक्ट को कवर करते हैं, क्योंकि हम इसमें चेंज नहीं करते हैं एंड इसमें सभी के सभी सेक्टर्स में बैलेंस भी क्रिएट करते हैं। तो इसके बहुत बेनिफिट भी हैं। इसका डीमेरिट है कि जो बहुत रिजिडिटी से काम करते हैं, अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं हम जल्दी चेंज नहीं कर पाते हैं। लेकिन स्टिल फिक्स्ड प्लानिंग से टारगेट अचीव करने के लिए आपके पास एक पाथ है, आपको पता है कि मैंने इसी के ऊपर ही काम करना है, तो अपना सारा फोकस उस पर ही कंसंट्रेट करते हो। तो इस तरह टाइप्स ऑफ प्लानिंग है, कंप्लीट होता है। जितने भी टाइप्स थी हमने ऑलमोस्ट इसको डिस्कस कर लिया है इन डिफरेंट सेशंस। तो इसके साथ ही हमारा प्लानिंग का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।